Hello friends, welcome back to the channel. Today we are going to start re-evaluation of asset and liabilities on admission of new partner. तो आज का टॉपिक है re-evaluation of asset and liabilities. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. तो जब भी कोई नया पार्टनर एडमिट होता है, जैसे कि एक फर्म है, जैसे कि ये फर्म है, ठीक है. पहले से ए और बी दो दो पार्टनर थे जिनका प्रोफेशनल इंग्लिश 1:1 था, ठीक है. अब इसमें जो है सी नया एडमिट हो रहा है, सी जो है और नया एडमिट हो रहा है. तो इस केस में एसेट एंड लाइबिलिटीज़ का, जो फर्म की एसेट और लाइबिलिटीज़ है, उसका रीवैल्यूएशन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है. क्यों? क्योंकि जब शुरू में जब ए और बी ने बिजनेस स्टार्ट करी होगी, तो उस समय जो इन्होंने एसेट खरीदा होगा और लाइबिलिटीज़ इनके बिजनेस में अराइज होगी, उसकी वैल्यू कुछ और होगी, ठीक है. तो आज की वैल्यू कुछ और होगी, ठीक है. तो रीवैल्यूएशन में क्या करते हैं हम कि जो बुक वैल्यू है उसको मार्केट वैल्यू पे लेके आते हैं. जो भी एसेट और लाइबिलिटीज बुक में रिकॉर्ड होंगी जिस वैल्यू से, ठीक है, उस वैल्यू को मार्केट वैल्यू से कंपेयर करते हुए मार्केट वैल्यू पे लेके आते हैं. और उससे जो भी घाटा या फायदा हुआ होगा, मान लेट सपोज एसेट पहले 10 लाख की थी, अब 15 लाख की हो गई, ठीक है. तो 5 लाख में वैल्यू बढ़ोतरी हुई है, तो यहाँ पे 5 लाख से इंक्रीज हुआ है एसेट में. उसी टाइप से और अदर एसेट या फिर लाइबिलिटीज़ में इंक्रीज या फिर डिक्रीज हुआ होगा. तो जितना भी रीवैल्यू करने पे एसेट और लाइबिलिटीज़ के वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज होती है, उसको ओल्ड पार्टनर ही डिवाइड कर लेते हैं. क्योंकि आज से सी एडमिट हो रहा है, तो सी का भी पूरे फॉर्म पर राइट होगा. वो एसेट और लाइबिलिटीज पर उसका भी अधिकार होगा. तो लाइबिलिटीज और एसेट का वैल्यू चेंज होने से सी को घाटा या फायदा न हो, एसेट और लाइबिलिटीज़ की वैल्यू चेंज होने से सी को घाटा या फायदा ना हो. अगर एसेट की वैल्यू बढ़ गई तो सी को फायदा हो जाएगा फालतू का, और एसेट की वैल्यू अगर घट गई तो सी को नुकसान हो जाएगा फालतू का. तो इस चीज़ से बचने के लिए ए और बी रीवैल्यू करते हैं अपने एसेट और लाइबिलिटीज़ का, फर्म की एसेट और लाइबिलिटीज़ का, ठीक है. और उनसे जो भी घाटा या फायदा होता है वो अपने ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिवाइड कर लेते हैं, ताकि आज तक का मैटर क्लियर रहे, ठीक है. आज तक का मैटर सब बराबर है, क्लियर है. तो रीवैल्यूएशन करने के लिए एसेट और लायबिलिटीज का हम एक रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं. क्या? रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, जिसमें इधर होता है पर्टिकुलर अमाउंट एंड देन पर्टिकुलर अमाउंट. करेक्ट है, ठीक है. तो इस टाइप से, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के दो साइड, एक डेबिट और क्रेडिट. और बेसिकली जो रीवैल्यूएशन अकाउंट है वो नॉमिनल नेचर का होता है, नॉमिनल अकाउंट के नेचर का होता है, राइट. ये नॉमिनल अकाउंट, इसका क्या है, नेचर है. मतलब अब नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. मतलब जो भी इनकम्स या फिर गेन होंगे, जितने भी फायदे होंगे वो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किए जाएंगे, और जितने भी घाटे या फिर नुकसान होंगे उसको डेबिट साइड रिकॉर्ड करी जाएगी, ठीक है. तो फायदा कब होगा, ध्यान दो, फायदा कब होगा. और पता ही है, क्रेडिट साइड में स्टार्ट करते हैं 22 से. तो जब भी एसेट की वैल्यू बढ़ जाएगी, पहले 10 लाख थी अब 15 लाख हो गई, तो 5 लाख से एसेट की वैल्यू बढ़ गई ना, तो उस समय पार्टनर को फायदा हो जाएगा, ठीक है. तो इधर लिखेंगे बाय इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट. अगर एसेट की वैल्यू बढ़ जाती है तो फायदा होगा. और लाइबिलिटी की वैल्यू अगर डिक्रीज हो जाती है, पहले लाइबिलिटी हमें पेमेंट करना था 2 लाख, अब पेमेंट करना है 1,50,000, तो 50,000 का यहाँ पे क्या हुआ, फायदा हुआ ना. एक तरीके से देना था ज़्यादा लेकिन देना पड़ रहा है कम, तो क्या, एक तरीके से फ़ायदा हुआ पार्टनर को. तो इधर जब लाइबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, तो बाय डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी, जो भी लाइबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज होगी उस लाइबिलिटी के नाम से रिकॉर्ड कर देंगे. और बाय अनरिकॉर्डेड एसेट, कि कोई एसेट है जो हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया था और रीवैल्यू के टाइम पता चला कि वो हमारे बिजनेस का एसेट भी है, ठीक है. तो वो अनरिकॉर्डेड एसेट हमारे लिए एक तरह बेनिफिट होगा, जो कि फ्यूचर में तो काम करेगा ना, बिजनेस में वर्क करेगा, जिससे हम प्रॉफिट अर्निंग कर सकेंगे, हेल्प करेगा. तो अनरिकॉर्डेड एसेट करेक्ट है. और इस साइड देखो डेबिट साइड में, तो इधर इंक्रीज हुआ था तो इधर डिक्रीज कर दो. तो अगर वैल्यू एसेट की डिक्रीज हो जाएगी तो हमें घाटा होगा ना, नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग उसको डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे. तो टू डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, एसेट की अगर वैल्यू में डिक्रीज हो जाएगी तो, और लाइबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी तो उल्टा कर दो, जस्ट टू इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी. करेक्ट है. लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ जाएगी तो हमें नुकसान हो जाएगा. टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, ये जस्ट सेम वैसे ही है जैसे हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कवर किया था, फुल टू फुल वही वाला है और उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं. एंड देन हम इसको बैलेंसिंग करेंगे, और बैलेंसिंग में जिस साइड भी बैलेंसिंग फिगर आएगा वो हमारा प्रॉफिट या फिर लॉस निकल के आएगा. तो अगर बैलेंसिंग डेबिट साइड में आ रहा है
तो टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन जो कि ट्रांसफर कर दिया जाएगा ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो। ट्रांसफर टू, ये लिखो ट्रांसफर्ड टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ठीक है, किस रेशियो में? इन ओल्ड रेशियो। नया पार्टनर के आने से पहले ही सब मामला आप सब कर लो। अगर बैलेंसिंग फिगर आ रहा है क्रेडिट साइड में तो बाय लॉस ऑन रीवैल्यूएशन, ये लॉस हो जाएगा जो कि ट्रांसफर किया जाएगा टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो। ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट बना लेना है। क्लियर है? और सारी इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दी होगी, आपको अलग से मार्केट वैल्यू मार्केट में जाकर चेक नहीं करना है, राइट। वो क्वेश्चन में पूरा बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू की चीज़ें दी हुई होंगी, हमें कंपेयर करके यहाँ पे लिखना है कि किसकी वैल्यू बढ़ी हुई है और किसकी वैल्यू घटी हुई है। करेक्ट है? तो ये रहा रिवैल्यूएशन, बहुत ही सिंपल है। तो अब डिस्कस करते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस। तो लुक एट हियर, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या फिर लॉसेस। तो सिंपल इसका लॉजिक भी सेम टू सेम वही है जो हमने चेंज इन पीएसआर में कवर किया था, राइट। कि ए और बी अगर दो पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 है, तो अगर जनरल रिजर्व इन्होंने बनाया है, ठीक है, जो कि 50,000 का है, तो ए और बी ने 25,000 लगाया होगा। ए ने भी 25,000, बी ने भी 25,000 अपने प्रॉफिट से। करेक्ट है? इस जनरल रिजर्व को बनाने के लिए अब सी एडमिट हो रहा है, इसमें सी नया एडमिट हो रहा है। तो जब भी फर्म बंद होगी तो ये 50,000 तीनों में बटेंगे, क्योंकि उस समय 3 पार्टनर हो जाएंगे। तो लेट सपोज कि जब सी एडमिट हो रहा है तो इनका नया प्रॉफिट शेयरिंग लेट सपोज 2:1 हो जाएगा। लेट सपोज कि इन लोग 2:1 रखते हैं, ठीक है, इसमें प्रॉफिट शेयर करेंगे। तो जब भी आगे चल के कभी बंद होगा फर्म, तो उस समय जो जनरल रिजर्व 50,000 का है वो तो बटेगा, अब तीनों के बीच में बटेगा, क्योंकि 3 पार्टनर उस समय होंगे और पूरे एसेट और लायबिलिटीज पर तीनों पार्टनर का राइट होगा, तो सी को भी मिलेगा। तो उस केस में ए बी और सी को, ठीक है, इस 50,000 में से तीनों को, इस 50,000 को ए बी सी तीनों में बांट दिया जाएगा, जो कि 20,000, 20,000 और 10,000 होगा। ठीक है, तो इस केस में सी को तो फायदा हो जाएगा, क्योंकि सी ने तो कंट्रीब्यूट एक भी रुपए नहीं किया था, ए और बी ने मिलकर कंट्रीब्यूट किए थे और सी को मिल रहा है, तो उस समय सी को बड़ा फायदा होगा। और ए और बी तो रोएंगे, नुकसान होगा इन लोग को, क्योंकि 25-25 लगाए थे, 20-20 ही मिल रहा है। ठीक है, तो इस केस में क्या करेंगे कि उस समय ये सिचुएशन ना हो, लड़ाई झगड़ा वाला सिचुएशन ना हो, राइट। तो उस सिचुएशन को ना होने के लिए अभी जो रिजर्व पड़े हैं उसको बांट लो, उसको ए और बी जो लगाए थे वो पार्टनर बांट के ले जाओ, घर ले जाओ, उसको बांट लो, खत्म कर लो। ठीक है, वो अपने प्रॉफिट वो अपने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर लो। तो सिंपल, जब भी एडमिशन होता है तो क्या होता है कि जो भी रिजर्व एंड प्रॉफिट पड़े होंगे या फिर लॉसेस, तो उसको ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में अपने डिवाइड कर लेंगे। करेक्ट है, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे इस रिजर्व को। तो उस समय एंट्री क्या पास करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए? तो अगर जनरल रिजर्व पड़ा है, ठीक है, और कोई रिजर्व फंड है, ऐसा फंड जो इन्होंने बनाया है अपने प्रॉफिट से फ्यूचर के लिए, तो वो अब उसी के एडमिशन के टाइम ही वो क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। और प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस का अगर क्रेडिट बैलेंस है, कौन सा बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस। तो उस केस में इन लोग डिवाइड करेंगे टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, इन ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। करेक्ट है? अब लेट सपोज कि लॉसेस है, इनके बुक्स ऑफ अकाउंट में शो कर रहे हैं लॉस, जो इन्होंने राइट ऑफ नहीं किया है, तो उस केस में उसको भी क्या कर लेंगे कि अपने उसको भी राइट ऑफ किया जाएगा। ठीक है, उस प्रॉफिट एंड लॉस को भी बुक्स अकाउंट से हटाया जाएगा। तो उस केस में उसकी एंट्री क्या करी जाएगी? जब बुक्स ऑफ अकाउंट में लॉस शो कर रहे होंगे, तो उस केस में ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट थे तो मिल रहा था, लॉस है तो डेबिट करो। ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू जो भी लॉसेस होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस का निगेटिव बैलेंस, मतलब डेबिट बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसका ये डेबिट बैलेंस अगर शो कर रहा है तो टू, अगर कोई एडवर्टीजमेंट सस्पेंस दिख रहा है तो वो भी लॉस ही होता है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट।
राइट। और टू डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अगर बुक्स ऑफ अकाउंट में शो कर रहा है बैलेंस शीट में डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो वो भी क्या है, लॉस ही है। तो डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो भी लॉस ही होता है, तो ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करके उसको राइट ऑफ कर दिया जाएगा। करेक्ट है। तो ये रही रिजर्व और सरप्लस की ट्रीटमेंट। तो देखते हैं कुछ स्पेशल रिजर्व जैसे कि WCR और IFR। तो बात करते हैं WCR यानी कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का सेम ट्रीटमेंट वही होगा कि क्लेम के बाद जो भी रिजर्व बचता है, क्लेम के बाद जो भी रिजर्व बचता है वो उस रिजर्व को क्या कर दिया जाएगा, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है। तो उस केस में और तो IFR के भी देख लेते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जितना भी इन्वेस्टमेंट में फ्लक्चुएशन हुआ होगा उस फ्लक्चुएशन को मीट करते हुए, फ्लक्चुएशन के वैल्यू को मेंटेन करते हुए जो भी प्रॉफिट, जो भी एक्स्ट्रा रिजर्व में पैसे बच जाएंगे उस एक्स्ट्रा बैलेंस को ट्रांसफर कर दिया जाएगा पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। ठीक है। तो इस केस में एंट्री होगी वह WCR अकाउंट डेबिट, मतलब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट सरप्लस वाला क्लेम कंपनसेट करने के बाद, और IFR इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। ठीक है। जो कि सरप्लस वाला IFR होगा, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जितनी फॉल हुई होगी उस केस में उस वैल्यू को मीट करते हुए अगर कुछ बच जाता है तो ये ट्रांसफर कर दिया जाएगा ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है। इन ओल्ड रेशियो, कि नया पार्टनर को इसमें कोई अधिकार नहीं है। तो इस टाइप से एंट्री करनी है। अगर क्वेश्चन में एक बात ध्यान रखना, अगर जनरल रिजर्व या फिर रिजर्व एंड सरप्लस वगैरह है और क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है रिगार्डिंग दिस की डिस्ट्रीब्यूट करना है कि नहीं करना है, तो एडमिशन के केस में ऑलवेज हम क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है। रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस को क्वेश्चन में बोले या ना बोले हमें एंट्री पास करनी है। करेक्ट है, ये ध्यान में रखना है। तो ये रहे कुछ सिंपल सिंपल सेंटेंस रिलेटेड टू रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज एंड रिजर्व एंड सरप्लस का ट्रीटमेंट। ठीक है। सो मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो विद द प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जो कि CBSE में क्वेश्चन आए हुए वो सबको करेंगे। सो मिलते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।